हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि बंसल एंड आज हम करने वाले हैं कोरिलेशन का कंप्लीट चैप्टर जो कि आपकी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हम इस 1 घंटे में पूरा कोरिलेशन चैप्टर कर देंगे विद ईच एंड एवरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो हम पूरा चैप्टर अब करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर कोरिलेशन। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कोरिलेशन होता क्या है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विच इज यूज्ड इन मेजरिंग द क्लोजनेस एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब अगर मुझे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कोरिलेशन का। अब इससे क्या मतलब है? मान लो मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है प्राइस और एक वेरिएबल है डिमांड ऑफ एनी गुड। ठीक है, कोई भी गुड्स ले लो। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड, तो मैं किसका यूज करूंगी? कोरिलेशन का। ठीक है, अगर मुझे पता लग गया कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो मैं देखूंगी कौन सी डिग्री का रिलेशनशिप है। मतलब आपस में हाई लेवल से जुड़े हुए हैं, मीडियम लेवल से जुड़े हुए हैं या लो लेवल से जुड़े हुए हैं। और अगर रिलेशनशिप है भी है तो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है? पॉजिटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन सबके आंसर हमें कौन करता है? कोरिलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है कोरिलेशन की यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कोरिलेशन कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। पहला है वन फिगर, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन वन फिगर। से क्या मतलब है कि अगर मुझे देख लो, अगर मुझे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, तो मैंने इनका कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आर से और इनका कोरिलेशन आता है -1। तो मैंने क्या किया? मैंने प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वन फिगर में क्या कर लिया? वन फिगर में रिप्रेजेंट कर लिया। वो कौन कर सकता है? वो कोरिलेशन कर सकता है। दूसरा, रिग्रेशन फंक्शन बेस्ड ऑन इट। मतलब कोरिलेशन के ऊपर हमारा रिग्रेशन फंक्शन बेस्ड है। अब रिग्रेशन फंक्शन कैसे बेस्ड है कोरिलेशन के ऊपर? जैसे मान लो वही एग्जांपल लेते हैं अपने प्राइस और डिमांड वाला। अगर मुझे पता लग गया कि प्राइस और डिमांड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, वो मुझे कौन बता रहा है? कोरिलेशन बता रहा है। अब कोरिलेशन ने तो ये बता दिया कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है और दे आर हाईली कोरिलेटेड, और दोनों ही हाईली कोरिलेटेड है। मुझे इन तीनों के आंसर किसने दे दिए? कोरिलेशन ने दे दिया। अगर अब मुझे डिमांड पता करनी है कि मेरी डिमांड कितनी होएगी और मुझे प्राइस गिवन हो और मुझे डिमांड की वैल्यू पता करनी है, वो मैं कैसे कर सकती हूँ? वो मैं रिग्रेशन की हेल्प से कर सकती हूँ। क्योंकि रिग्रेशन फंक्शन हमें क्या करता है? रिग्रेशन फंक्शन हमें हेल्प करता है एस्टिमेट करने में वन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अदर वैल्यू। जो हमें कौन हेल्प कर रहा है? रिग्रेशन फंक्शन हेल्प कर रहा है, जो कि कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये दोनों वैल्यूज आपस में म्यूचुअली रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, तब तक हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे थर्ड इसमें क्या है? थर्ड है इट इज यूजफुल फॉर इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट के लिए यूजफुल है। इकोनॉमिस्ट के लिए यूजफुल तो वो प्राइस और डिमांड वाला एग्जांपल हो गया। अब अगला कहता है इट इज यूजफुल फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए कैसे यूजफुल है? अगर मुझे ये देखना है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टीजमेंट और सेल। एडवर्टीजमेंट और सेल के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो मैं किसका यूज करूंगी? कोरिलेशन का यूज करूंगी। कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है? पॉजिटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नेगेटिव है? नेगेटिव मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैंने कोरिलेशन लगाया और कोरिलेशन लगा के मुझे पता लगा कि एडवर्टीजमेंट और सेल के बीच में रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव मतलब जितनी ज्यादा मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी उतनी ही मेरी क्या होएगी? उतनी ही मेरी सेल होएगी। तो बिजनेसमैन को भी ये कोरिलेशन हेल्प करता है, जिससे हमें एग्जांपल के थ्रू पता लग गया। आगे आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। कोरिलेशन के कैसे कैसे टाइप्स है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स की डायरेक्शन के बेसिस पर। मतलब हमारे जो वेरिएबल्स है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे वेरिएबल्स है दो, प्राइस लिया मैंने और डिमांड लिया। ठीक है, अब इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन मतलब कि अगर मेरा प्राइस और सप्लाई ले रही हूँ सेम डायरेक्शन के लिए, कि अगर मेरी प्राइस बढ़ रही है तो मेरी सप्लाई भी क्या हो रही है? सप्लाई भी मेरी बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरी प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी मेरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये पॉजिटिव का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं और दोनों ही कम हो रहे हैं। नेगेटिव मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। मतलब अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी डिमांड क्या होगी? डिमांड कम होगी। ठीक है, अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है तो मेरी डिमांड क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी। तो वो कौन सा रिलेशनशिप है? वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। आगे आता है चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो में दो में है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर से क्या मतलब है? लीनियर से मतलब है कि अगर जो रेशियो है, रेशियो में जो चेंज आ रहा है वो लीनियर है। लीनियर मतलब वो कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड रेशियो है। नॉन लीनियर मतलब वो फिक्स्ड नहीं है। इसका एग्जांपल देखो,
अब इसके एग्जाम्पल में जैसे मान लो मैंने लिया प्राइस लिया और मैंने लिया डिमांड, ठीक है। अगर मेरा प्राइस 5 रुपए है तो मेरी डिमांड कितनी है, डिमांड है 10 यूनिट्स की। इसी तरह से अगर मेरा प्राइस 4 रुपए हो जाता है, डिमांड कितनी हो जाती है, डिमांड हो जाती है 12 यूनिट्स की, ठीक है। अगर प्राइस 3 रुपए हो जाता है, डिमांड हो जाती है 14 यूनिट्स की। अब इनका जो चेंज इन रेशियो है, प्राइस कितने से चेंज हुआ, 1 रुपया कम हुआ, डिमांड कितने से बढ़ी, 2 यूनिट से बढ़ी, ठीक है। आगे मेरा जब प्राइस 4 रुपए से 3 रुपए हुआ, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, 1 रुपए का, और यूनिट्स में कितना चेंज आया, यूनिट्स में आया 2 यूनिट्स का। तो मतलब जो मेरा ये रेशियो है, ये हर टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो वो क्या है, लीनियर है। लीनियर है मतलब हमारी ग्राफ की कैसी लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। नॉन लीनियर कब होता है, जब रेशियो फिक्स ना हो। रेशियो फिक्स ना होने से क्या मतलब है, रेशियो फिक्स ना होने से इससे मतलब है, जैसे मान लो प्राइस और डिमांड ही है, ठीक है। प्राइस जब मेरा 5 रुपए था, मेरी डिमांड कितनी थी, 10 यूनिट्स की थी। अब प्राइस डिमांड मेरी थी 10 यूनिट्स की, ठीक है। डिमांड कितने की थी, 10 यूनिट्स की। अब प्राइस 4 रुपए हुआ, डिमांड कितने की होगी, 12 यूनिट्स की होगी। अब प्राइस 3 रुपए हुआ, मेरी डिमांड कितने की होगी, 16 रुपए की, 16 यूनिट्स की होगी। तो मेरा रेशियो क्या है, पहले है मेरा 1:2, फिर जब 4 से 3 हुआ तो मेरा रेशियो हो गया 1:4। तो रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो वो क्या नॉन लीनियर है, जिसमें हमारी कर्व की शेप बनती है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स ऑफ स्टडी। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स ऑफ स्टडी से क्या मतलब है, इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। 3 तरह के होते हैं, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल। सिंपल कोरिलेशन में क्या है कि हम 2 वेरिएबल्स को ही ले रहे हैं और 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। जैसे मान लो मैंने प्राइस और डिमांड को ही लिया और प्राइस और डिमांड के बीच में मैं क्या कर रही हूँ, रिलेशनशिप देख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। उसके बाद आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि हम वेरिएबल्स, पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि हम जो वेरिएबल्स है वो तो 3 और मोर वेरिएबल्स ले रही है, मतलब हम वेरिएबल्स ले रहे हैं 2 से ज्यादा, लेकिन हम सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे हैं 2 के बीच में, बाकियों को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, एक मैंने प्राइस लिया, दूसरा मैंने डिमांड लिया, तीसरा मैंने क्या लिया, इनकम लिया। इनकम को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वाई से, ठीक है। मैंने 3 और मोर वेरिएबल्स लिए, लेकिन जब भी मैं रिलेशनशिप देखूंगी, मैं मान लो रिलेशनशिप देख रही हूँ यहाँ पे प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, और इनकम को क्या रख दूंगी, कांस्टेंट रख दूंगी। इसी तरह से जब मैं इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखूंगी, मैं प्राइस को क्या रख दूंगी, कांस्टेंट रख दूंगी। तो वो क्या होता है, मेरा पार्शियल कोरिलेशन होता है, जहां पे हम लेते तो वेरिएबल्स 3 और मोर वेरिएबल्स है, लेकिन रिलेशनशिप देखते हैं सिर्फ 2 के बारे में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे मैंने रेनफॉल, टेम्परेचर और वीट 3 वेरिएबल्स लिए हैं, और अगर मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ रेनफॉल और वीट के बीच में, तो मैंने टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। जब मैं टेम्परेचर और वीट के बीच में रिलेशनशिप देखूंगी तो मैं रेनफॉल को क्या रख दूंगी, कांस्टेंट रख दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जब हम 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में इकट्ठा रिलेशनशिप देख रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसा कुछ भी नहीं है, हम इकट्ठा साइमल्टेनियसली जब हम इनके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। आगे आते हैं कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कोरिलेशन एंड कॉजेशन से क्या मतलब है, वेयर देयर इज अ कॉजेशन देयर इज ऑलवेज अ कोरिलेशन। अब ये स्टेटमेंट से क्या मतलब है, कॉजेशन का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट से क्या मतलब है कि अगर किसी के बीच में कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है तो उसमें कोरिलेशन पक्का होएगा। जैसे मान लो प्राइस और डिमांड है, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। हमारा प्राइस क्या है, कॉज है, डिमांड क्या, इफेक्ट है। जब दोनों के बीच में एक कारण और उसके प्रभाव का रिलेशनशिप है तो पक्का तो वो आपस में जुड़े हुए होंगे ही। जैसे दूसरा एग्जांपल ले, बारिश और बादल, ठीक है। जब भी हमारे काले बादल होते हैं तो बारिश होती ही होती है, मतलब बारिश होने का कारण क्या, काले बादल है। अगर इन दोनों के बीच में, बादल और बारिश के बीच में कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है, मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन तो पक्का है। आगे आता है वेयर देयर इज अ कोरिलेशन द कॉजेशन में और मे नॉट बी। जैसे मान लो हमने एक पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन से सैंपल लिया और सैंपल से हमने देखा, सैंपल लिया, सैंपल में हमने क्या किया, इनकम और वेट लिया, ठीक है। 2 वेरिएबल्स लिए, इनकम और वेट। मैंने देखा कि जैसे जैसे पर्सन्स की इनकम बढ़ रही है उनका वेट भी बढ़ रहा है। इज इट पॉसिबल कि किसी पर्सन की इनकम बढ़ने से वेट बढ़ेगा? क्या इनकम इतनी बढ़ गई कि उसने इतना फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दिया कि उसका वेट बढ़ने लग गया? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बट इनकम और वेट के बीच में क्या आ गया, कोरिलेशन आ गया। ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है हमने सैंपल गलत लिया, बट उनके बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है ना। ऐसा एक्चुअल में होता तो नहीं है ना कि अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो उसका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने का कारण कभी इनकम तो हो नहीं सकता, खाना बेशक हो सकता है बट इनकम तो हो नहीं सकता। सो वेयर देयर इज अ कोरिलेशन द
पोजीशन में और मे नॉट बी। ठीक है, आगे आता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, दो वेरिएबल्स एक दूसरे के म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखूं तो प्राइस मेरा कॉज हो गया और डिमांड मेरा इफेक्ट हो गया, और सबको पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अगर मैं डिमांड और प्राइस के बीच में भी तो रिलेशनशिप देख सकती हूँ। डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो कहते हैं कि जब भी म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है तो वहां पे हमारा कोरिलेशन क्या होता है, हाई होता है। ड्यू टू प्योर चांस, वही इनकम और वेट वाला, कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उसका वेट भी बढ़ रहा है। वो क्या है, प्योर चांस है, एक चांस की वजह से हो गया। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो ये इट इज कॉल्ड अ नॉनसेंस और स्प्यूरियस कोरिलेशन। ठीक है, आगे आता है कोरिलेशन ड्यू टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने दो मतलब वो ली क्रॉप ली, एक वीट ली और एक राइस ली। ठीक है, अब वीट और राइस दोनों का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, राइस का भी प्रोडक्शन अच्छा हुआ, वीट की भी प्रोडक्शन अच्छी हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल यहाँ पे हमारी क्या है, थर्ड पार्टी है। तो रेनफॉल की वजह से वीट और राइस के बीच में हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया कि दोनों का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हमारी यहाँ पे क्या है, रेनफॉल। तो इस वजह से भी हमारा कई बार कोरिलेशन आ जाता है। आगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम आर कहते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन में पहला आता है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन मतलब बाय दो होते हैं, पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन। पॉजिटिव वन का मतलब है व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उनका डायग्राम इस तरह से बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। और वन से क्या मतलब है, दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं कांस्टेंट रेशियो में, मतलब लीनियर। ठीक है, नेगेटिव वन से क्या मतलब है कि उन दोनों के बीच में कैसा दोनों कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। वन मतलब दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, कांस्टेंट मतलब लीनियर। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। उसके बाद आता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन से क्या मतलब है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब जब उनका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा है, मतलब हमारी कोरिलेशन की वैल्यू लाई कर रही है 0.75 और 1 के बीच में। मतलब जो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है ये तो परफेक्ट कोरिलेशन की है, इसके आगे जो मैंने ये डॉट्स लगा रखी है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, हाई डिग्री का है। ये पॉजिटिव के लिए है और ये क्या है, नेगेटिव के लिए है। आगे चलते हैं, आगे आता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, जब जिनकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, जिनकी वैल्यू लाई करती है 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में, तो हमारा कौन सा होता है, मॉडरेट डिग्री का होता है। आगे इस तरह से लो है, लो किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से 0.25 के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा एब्सेंस कोरिलेशन आता है। एब्सेंस कोरिलेशन में एब्सेंस कोरिलेशन कौन सा होता है, ये देखो ये रहा मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जिसकी वैल्यू लाई करती है 0.25 से 0.75 में। तो जो ये डॉट्स है ये थोड़ी मैंने दूर बना दी, मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप तो है बट मॉडरेट लेवल का है, हाई लेवल का नहीं है। ठीक है, ये प्लस वालों के लिए, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप हो दोनों के बीच में, जहाँ पे नेगेटिव हो तो का डायग्राम इस तरह से बनेगा। लो डिग्री का कोरिलेशन कब होता है, व्हेन दे एग्जिस्ट इन अ स्मॉल मैग्नीट्यूड, मतलब 0 से 0.25 के बीच में। ठीक है, एब्सेंस मतलब देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, तो मतलब r इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, एक ग्राफिकल वे में, एक अलजेब्रिक वे में। ग्राफिकल वे में मतलब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करें, स्कैटर डायग्राम है, कोरिलेशन ग्राफ है। जो स्कैटर डायग्राम वाला है वो वही है जो हमने अभी किया था ऊपर ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अलजेब्रिक मतलब जहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं वो तीन है, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन और कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, इनके बारे में अब लाइन वाइज पढ़ते हैं। अलजेब्रिक में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1890 में आया था। इट इज अ क्वांटिटेटिव, जहां पे हम वेरिएबल्स को किसमें, नंबर्स की फॉर्म में मेजर करते हैं, वहां पे हम कार्ल पियर्सन का यूज करेंगे। इट इज द बेस्ट मेथड है। ठीक है, इससे हमें डायरेक्शन, डिग्री दोनों का पता लग जाता है। और आर की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 और 1 के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज एन आइडल मेजर माना जाता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है, तभी वो हमारा आइडल माना जाता है। ये कोवेरिएंस के ऊपर बेस्ड है। कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला है समेशन x माइनस का मीन इनटू y माइनस का मीन डिवाइडेड बाय n
ये कब है, ये तब यूज करते हैं जब हम एक्चुअल मीन का यूज करते हैं। जब हमें एक्चुअल डाटा का यूज करना है, मतलब हम एक्चुअल डाटा का यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे हम कोवेरियंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको लर्न करने की टेक्निक क्या है, स्मीशियर का स्मीशियर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे x है वो ले लिया मैंने, इस वाली ब्रैकेट से मैंने y उठा लिया, नीचे से मैंने n उठा लिया, ठीक है। फिर माइनस x का मीन y का मीन, इस तरह से हम कोवेरियंस के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। आगे आता है कि जो कोवेरियंस का मैग्नीट्यूड है वो एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कोरिलेशन को। अगर कोवेरियंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, अगर कोवेरियंस का मैग्नीट्यूड मतलब उसका स्केल कम है तो हमारा कोरिलेशन भी क्या है, कम है, ठीक है। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव है, अगर मेरा कोवेरियंस नेगेटिव है r भी नेगेटिव है, अगर मेरा कोवेरियंस 0 है तो मेरा r भी क्या है, 0 है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता ही है इस तरह से कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो उसमें हमें प्रॉपर्टीज गिवन होती है। इट इज द पहली प्रॉपर्टी है लिमिट्स ऑफ आर किस में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। दूसरा, और -1 और 1 के बीच में जब भी मैं कह रही हूँ मैं इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ, मतलब -1 और 1 भी इसमें क्या इंक्लूड है। इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन से क्या मतलब है, प्लस और माइनस से, और स्केल से क्या मतलब है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा उसमें करते हैं। देखो, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल से क्या मतलब है, मान लो मैं प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देख रही हूँ, और मैंने रिलेशनशिप देखा, मान लो मैंने कोई भी फिगर ले ली 1 2 3, ठीक है, 3 2 1, इनके बीच में मान लो कोरिलेशन आता है मेरा 0 पॉइंट नेगेटिव का आएगा 0.95, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने वही प्राइस और डिमांड ही लिया है। अब चेंज इन ओरिजिन मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर को प्लस करना या माइनस करना, चेंज इन स्केल का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। जैसे मान लो अगर 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, इसमें मान लो मैं कोई भी कांस्टेंट नंबर प्लस कर रही हूँ, +2 कर रही हूँ, +2 कोई एक कांस्टेंट नंबर को हम प्लस कर रहे हैं, +2 ठीक है। डिमांड हमारी वही है 3 2 1। देखो मैंने क्या किया, मैंने फिगर वही सेम लिया है, बस प्राइस में +2 कर दिया तीनों में, लेकिन अभी भी मेरा जो आर आएगा वो अभी भी आर मेरा वही आएगा, माइनस का 0.95। आर के जो आंसर में कोरिलेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, मतलब ये फ्री है। ओरिजिन में चेंज करने पर जैसे यहाँ पे मैंने प्लस किया, ऐसे ही मैं यहाँ पे माइनस भी कर सकती हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर सकती हूँ। तो जो आर मेरा बिना ओरिजिन में बिना स्केल में चेंज किया आ रहा था, वही आर मेरा अब भी आएगा। तो ये फ्री है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये क्या है, फ्री है, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो भी हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियो के बारे में जब रिग्रेशन करेंगे उसमें करेंगे, तो आर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी भी स्टूडेंट्स है एक्स मेरे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, एक के 10 मार्क्स है, एक के 20 मार्क्स है। अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं कैसे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लूंगी, मैं क्या करूंगी, 10 करूंगी इनटू में 20, 10 इंटू में 20, और इसकी पावर क्या है, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए ना तो 1/2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेती, मतलब किसी के 30 मार्क्स भी होते, तो मैं कैसे निकालती, 10 इंटू में 20 इंटू में 30, उसकी पावर क्या हो जाती, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए 1/3। तो ये क्या होता है, हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो अब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे कितने होते हैं, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक bxy होता है, एक byx होता है। तो 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है, मैंने इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, bxy इंटू में ही byx, इनकी मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, और फिर उनकी 2 है तो मैंने क्या किया, पावर लगा दी 1/2, और 1/2 हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह से हम अपने r को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन r इज 0। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि x और y इंडिपेंडेंट मतलब इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दे आर फ्री, तो देन हमारा r इज इक्वल टू 0, तो उनके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। क्योंकि पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो हमारा r है वो लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, वो ना ही क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप को मेजर नहीं करता, वो लीनियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लीनियर का मतलब है कि ऐसे जो भी हमारा r का फॉर्मूला बना है ना, उसमें ना उनकी जो x और y का जो भी यूज हो रहा है उसमें ना
पावर 1 का यूज हुआ होगा, ठीक है। तो जो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ना ही लीनियर रिलेशनशिप है, ना ही कोई क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। और आर अगर हमारी लीनियर रिलेशनशिप को मेजर कर रहा है तो आर भी 0 होएगा, और अगर कोई चीज क्वाड्रेटिक को मेजर कर रही है तो वो भी 0 होगी। आगे कहते हैं बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स का मतलब अगर हम स्टेटमेंट को उल्टा कर दे, स्टेटमेंट का उल्टा क्या होएगा, इफ आर इज 0 देन एक्स और वाई आर इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती, क्योंकि आर सिर्फ एक लीनियर रिलेशनशिप को मेजर कर रहा है। अगर आर मेरा 0 है तो हो सकता है तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनके बीच में क्वाड्रेटिक का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या है कि इट इज अ प्योर नंबर, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। मतलब जैसे मान लो मैं प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देख रही हूँ, और प्राइस मेरा किस में होता है, रुपीज में होता है, और डिमांड मेरी किस में होती है, यूनिट्स में होती है। लेकिन जब मैं इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल लूंगी और मेरा जो भी आर आएगा वो क्या होएगा, वो उसके आगे हम कोई भी यूनिट नहीं लगाएंगे, वो एक यूनिट फ्री होएगा, बिकॉज इट इज अ प्योर नंबर। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब चाहे मैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप देखूं, चाहे मैं वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप देखूं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आर हमेशा सेम आएगा, जबकि ऐसा रिग्रेशन में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आता है क्वेश्चन एक, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसमें है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसमें, ए में है। इस माइनस से कंफ्यूज ना होना, क्योंकि माइनस तो हमें सिर्फ एक रिलेशनशिप बताता है कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन हमें जब भी हमें ये देखना है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन या फिर मीडियम लेवल मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो हम सिर्फ नंबर्स को देखेंगे। अब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पूछा है तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 0.95 है, 0.5 भी छोटा है, ठीक है, 0.25 भी छोटा है 0.95 से, तो ये आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस को इग्नोर करेंगे जब भी हम हाई मॉडरेट और लो की बात करेंगे, क्योंकि माइनस हमें सिर्फ क्या बता रहा है, इनकी डायरेक्शन के बारे में कर रहा है कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। आगे कहता है कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कॉफी एंड मिल्क के बीच में, तो इसका मतलब आर हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं, कार्ल पियर्सन की assumption है कि इट इज अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, कि इंडिपेंडेंट कॉजेज से अफेक्ट होता है, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ये लीनियर रिलेशनशिप को देखता है। आगे कहते हैं कि आर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज या फिर अनग्रुप डाटा। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जहां पे हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, वेयर देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी होती है इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डाटा। हम तीन तरह से कर सकते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ये कब करेंगे, जब अर्थमेटिक मीन हमारा होल नंबर में है, होल नंबर मतलब जैसे 1 2 3 फ्रैक्शन में नहीं है। एज्यूम मीन में हम कब करेंगे, जहां पे हमारा अर्थमेटिक मीन होल नंबर में नहीं है, मतलब वो पॉइंट्सों में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। एक्चुअल वैल्यूज का हम कब यूज करेंगे, जब हमारी नंबर ऑब्जर्वेशन कम हो। एक्चुअल वैल्यूज को हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी कहते हैं। आगे ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमें लर्न करने ही पड़ेंगे, इनसे हम बच नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कोवेरियंस से भी आर हम कैसे निकाल सकते हैं, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है, ये एक्चुअल का। देखो एज्यूम्ड मीन और एक्चुअल वैल्यूज के फॉर्मूले में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। समीशन dx dy है, dx की जगह क्या रख दिया, x रख दिया, ठीक है। ये एज्यूम्ड मीन से लिया गया, मतलब x माइनस a किसको रिप्रेजेंट करे, dx को, dy को क्या रख दिया, y रख दिया, ठीक है। माइनस समीशन dx है, उसको समीशन x, इनटू समीशन dy है, उसको समीशन y, dx की जगह बस x रखते रहना, तो फॉर्मूले एक फॉर्मूला याद कर लेना, उससे काम चल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर हमारा आर ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा मतलब हम फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके आगे फ्रीक्वेंसी लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी से इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले में बस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे आता है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर क्या होता है, टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, जहां पे भी रिलायबिलिटी वर्ड आ जाए, मतलब हम क्या देखना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी को देखना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब जब भी हम आर निकालेंगे तो क्या आर हमारा वही, दोनों के बीच में वही रिलेशनशिप आएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, 0.6745 इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n, जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हमें
स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो हम जो ये कांस्टेंट यूज कर रहे हैं 0.6745, अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ आर मॉडुलस में, मॉडुलस मतलब हमें क्या करना है, आर को पॉजिटिव लेके चलना है। अगर हमारा आर नेगेटिव भी आ रहा है, अगर ये ग्रेटर है 6 ऑफ प्रोबेबल एरर से, तो मतलब उनका जो उनके बीच में जो आर की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब वो एक्चुअल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर आर हमारा लेस देन है 6 ऑफ प्रोबेबल एरर से, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, मतलब आर की रिलेशनशिप हमारा एविडेंस नहीं देता कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है, अगर हमें अपर लिमिट निकालनी है आर प्लस प्रोबेबल एरर, लोअर लिमिट निकालनी है आर माइनस प्रोबेबल एरर। अब ये क्वेश्चन है कि आर इक्वल टू R divided by probable error is equal to 29, is it significant or not? Yes, it is significant because अगर हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, R is equal to 29 of probable error, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए था कि जो हमारा R है ना वो ग्रेटर होना चाहिए 6 ऑफ प्रोबेबल एरर से, जबकि ये तो R हमारा 29 ऑफ प्रोबेबल एरर है, तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये क्या होता है, ये स्पीयरमैन ने दिया था 1904 में दिया था। ये कोरिलेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें क्वालिटेटिव डाटा के बीच में कोरिलेशन देखना हो, जैसे ऑनेस्टी होगी, ब्यूटी होगी। ठीक है, वेरिएबल्स को हम रैंक असाइन करते हैं, बट यहाँ पे हमारा क्वांटिटी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इसके फॉर्मूले है जो कि याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले का यूज तब किया जाता है जब हमें क्वेश्चन में एक्चुअल रैंक्स गिवन हो, मतलब क्वेश्चन में हमें रैंक वेरिएबल्स की जगह हमें रैंक दे दी हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें वेरिएबल्स भी गिवन हो, एक्चुअल रैंक गिवन ना हो लेकिन रैंक्स रिपीट ना हो रहे, तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जो डी है वो डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, और समेशन डी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन डी हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। कार्ल पियर्सन का आर और स्पीयरमैन का रैंक कब इक्वल होंगे, मतलब दोनों का आंसर कब सेम आएंगे, जब हम रैंक को ही वेरिएबल्स मान के चल रहे हैं फॉर द कार्ल पियर्सन, और कोई भी रैंक क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब हमारे इक्वल और टाइट रैंक्स आ जाते हैं तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/12 m क्यू माइनस m, ये क्या है, हमारा कोरिलेशन फैक्टर है। एक बार इसको हम थोड़े से क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में रैंक्स गिवन है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम अपने इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा अगर हम क्वेश्चन की तरफ चले, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स गिवन है, एक्स वेरिएबल दे दिया, वाई वेरिएबल दे दिया, लेकिन जब मैंने इनको रैंक दिया, रैंक हम कैसे देते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिए है एक्स वेरिएबल को, तो वाई को भी किस में दोगे, असेंडिंग ऑर्डर में दोगे। अगर एक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हो तो वाई को भी क्या दोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में दोगे। और कोई भी रैंक अगर रिपीट नहीं हो रहा, रैंक रिपीट कब होएगा, जब वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, सारे अलग अलग है, तो हम इसी फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आगे चलते हैं। आगे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 60 60 अगेन 50 50, ये भी रिपीट हो रहा है। वाई वेरिएबल्स में देखो 130 यहाँ पे है, 130 यहाँ पे है। तो अगर मेरे वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं तो रैंक भी तो रिपीट होंगे। रैंक रिपीट होंगे तो हम कौन से वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में। अच्छा, अब इसमें जो 1/12 है, m क्यू माइनस m है, वो कैसे यूज करना है वो देख लो। अब देखो 60 रिपीट हो रहा है, कितने वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं, एक्स सीरीज में मेरे दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक तो 60 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, एक 50 रिपीट हो रहा है, दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे अलग अलग है। वाई में हमारा सिर्फ एक 130 रिपीट हो रहा है, तो टोटल कितने रिपीट हो रहे हैं, तीन नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक 60 एक 50 और वाई सीरीज में हो रहा है एक नंबर जो कि 130 है। तो टोटल 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 1/12 m क्यू माइनस m, उसको हम 3 बार लिखेंगे। अच्छा, 60 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो m मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले में 3 हो जाएगा। 50 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो इस वाले में m क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें मेरा 130 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार रिपीट हुआ है, तो इसमें तो मेरा m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद जो रैंक देने हैं वो देख लेते हैं, रैंक कैसे देने हैं इसी क्वेश्चन में। देखो 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, इसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया, 60 60 60। अब तीनों को हम एक रैंक तो दे नहीं सकते, हम क्या करेंगे, हमें जो रैंक देने हैं 60 को थर्ड रैंक देना है, दूसरे 60 को फोर्थ रैंक देते हैं, तीसरे को फिफ्थ रैंक देते हैं। 3 60 है, उनका एवरेज ले लो, एवरेज लेने पे इनको क्या दे दो, एक कांस्टेंट रैंक दे दो, 4 4 और 4 आ गया, इनका एवरेज लिया तो मेरा 4 आ गया। उसके बाद मेरे कितने गए, 5 तक गए, फिर मुझे 50 को रैंक देना है। 50 को रैंक देंगे तो कितने आएंगे, 6 और 7 रैंक देंगे, क्योंकि 2 50 है, दोनों, एक को 6 मिलेगा, एक को 7 मिलेगा। अब दोनों को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि दोनों का रैंक क्या, दोनों के वेरिएबल्स या दोनों के नंबर्स क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, 6 + 7 डिवाइड बाय में 2, उनका हम क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, और हमने इनका रैंक दे दिया। इस तरह से हम क्या करेंगे, रैंक देंगे।
उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू बोथ। कोरिलेशन डिटरमाइन करते हैं डेविएशंस के बेसिस पे। इसमें हम 3 साइन देते हैं, एक देते हैं प्लस, एक देते हैं माइनस, एक देते हैं जीरो। इसके स्टेप्स क्या है, इसके स्टेप्स करने से पहले अगर हम क्वेश्चन देख ले तो वो बेटर होएगा। देखो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें 112 और 125 ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या दे दिया, पॉजिटिव साइन दे दिया। ये 125 से 126 ये भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन दे दिया। 126 से 118 पे गए तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन दे दिया। 118 दोनों सेम है तो जीरो साइन दे दिया। अगेन 118 ग्रेटर है तो प्लस साइन दे दिया। इस तरह से हम क्या करेंगे, उनको डेविएशन देंगे। डेविएशन देने के बाद dx dy करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम साइन है तो क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। अगर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें, अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। डिफरेंट साइन है तो माइनस का दिया, प्लस का साइन है, जीरो का साइन है। डिफरेंट है ना, एक प्लस है एक जीरो है तो माइनस का दिया। माइनस है प्लस है, डिफरेंट साइन है, माइनस का दिया। जीरो माइनस डिफरेंट साइन है, माइनस का दिया। प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, माइनस का दिया। प्लस प्लस सेम साइन है, प्लस दे दो। जीरो जीरो सेम साइन है, प्लस दे दो। प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, माइनस दे दो। प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, माइनस दे दो। और सी कौन से होता है, जो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो कि कितने हैं, 2 है, उनको काउंट कर लो। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने वही लिख रखा है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कि अगर हमारी पिछली वैल्यू प्रीसीडिंग मतलब पिछली वैल्यू कम है और आगे वाली वैल्यू ज्यादा है तो डेविएशन होएगा प्लस। अगर पिछली वैल्यू ज्यादा है, आगे वाली वैल्यू कम है तो डेविएशन माइनस। अगर दोनों सेम है तो डेविएशन क्या होएगा, जीरो होएगा। उसके बाद इनका देखो दोनों सेम साइन है, प्लस का साइन दे दिया। माइनस माइनस है तो सेम साइन तो प्लस दे दो। ठीक है, जीरो जीरो है तो सेम साइन, प्लस दे दो। जहां पे डिफरेंट आ रही है तो हमने इनको क्या दे दिया, माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है, प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन में एन। एन यहाँ पे क्या होता है, एन यहाँ पे क्या होता है, एन माइनस 1 होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला ब्लैंक खाली है, ये वाला ब्लैंक खाली है, तो यहाँ पे जो n होएगा वो क्या होएगा, -1 लेंगे। अगर टोटल मेरे 10 नंबर्स है तो हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा उसके बाद ये वाली इंपॉर्टेंट है, अगर वैल्यू ऑफ 2c माइनस एन वाली साइन अगर पॉजिटिव आ जाती है तो साइन दोनों जगह, मतलब यहाँ पे भी प्लस का साइन यूज करेंगे, यहाँ पे भी प्लस का साइन यूज करेंगे और आर भी मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 2c माइनस एन अकेला नेगेटिव आ जाता है, यहाँ भी नेगेटिव यूज करेंगे, यहाँ भी नेगेटिव यूज करेंगे और आर मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके मेरिट्स क्या है कि सिंपल है अंडरस्टैंड करना। अगर हमें डेविएशन के बेसिस पे कम टाइम में हम कंप्यूट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ आइटम्स लार्ज हो तो हम इस एक क्विक आइडिया, रफ आइडिया लेने के लिए कोरिलेशन के बारे में यूज कर सकते हैं। ये हमें शॉर्ट टर्म में यूजफुल है, लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये डायरेक्शन के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, लेस एक्यूरेट है कार्ल पियर्सन से, क्योंकि वो तो आइडियल माना जाता है। उसके बाद आगे आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है कि ये हमें यूजफुल है इंटरप्रिटेशन करने में, आर का मतलब निकालने में। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि एक जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो कितने परसेंट आ रहा है। ठीक है, आर कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है 0.9। मान लो मेरा आर है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.81। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लो वाई है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो जो y ने x को एक्सप्लेन किया वो कितना किया, 81% किया है, और एक्सटर्नल फैक्टर ने कितना किया है, 19% किया है। ठीक है, तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है तो एक्सप्लेन वेरिएशन बाय x, बाय में टोटल वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर, जिसको k स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह से निकल जाएगा, अनएक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया था, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को k स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था, तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन लिख दिया k स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो k स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है 1 माइनस आर स्क्वायर को। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट है, और k स्क्वायर का रूट अगर हम इस तरह से काट देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको इस तरह से कैंसिल मत करना। ठीक है, आज के लिए कोरिलेशन चैप्टर इतना ही, कंप्लीट कोरिलेशन चैप्टर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इसमें कंप्लीट कोरिलेशन चैप्टर हो गया। थैंक यू।